नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम बात कर रहे थे सीटी में कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं और कल हमने एक जो मॉडल अपना फर्स्ट मॉडल पेपर के रूप में रहा था उसकी बात कर ली। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में है, वो आप जाके देख सकते हैं ना। तो चलो आज की हम बात करते हैं वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। कि वह स्थान कौन सा है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो रेड टोंक को जाना जाता है। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है ना। अगर तिलवाड़ा देखो, तिलवाड़ा जो है ये बाड़मेर में है। कहां पर है ये? बाड़मेर में। और बाड़मेर में तिलवाड़ा में जो तलीनाथ जी का मेला है बढ़ता है, और यहीं पे तलीनाथ जी का पशु मेला भी लगता है ना। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी। नगरी जो है ये नगरी, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आती है, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि नगरी जो है ये नगरी कहां पर है? ये टोंक में। और एक हमारी जनपद हुआ करता था सीवी जनपद। थोड़ी सी बात देख लेते हैं। सीवी जनपद, इस सीवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, यह राजधानी हुआ करती थी आपकी मध्यमिका। कौन सी? मध्यमिका या माध्यमिका। और ये मध्यमिका जो वर्तमान में है, ये वर्तमान में कहां पर है? तो ये वर्तमान में आपकी है चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़ में। तो अब आपसे पूछे कि नगरी कहां पर है, और इस नगरी को ही बोला जाता है मध्यमिका को ही क्या बोला जाता है? नगरी भी बोला जाता है। और ये जो नगरी है, नगरी वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़ में। इसलिए चित्तौड़ को किस नाम से जाना जाता है? नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, नगरी तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि नगर आपसे पूछे तो जो नगर है, नगर कहां पर है? टोंक में। नगरी चित्तौड़गढ़ में, सॉरी, नगरी तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और जो नगर है, ये नगर कहां पर है? ये नगर हो जाएगा आपका टोंक में। तो याद रखना है ना। सुनारी जो सभ्यता है, ये सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलीनाथ जी का पशु मेला भी बढ़ता है। नगरी जो है वो चित्तौड़ में है, और नगर जो है वो टोंक में है। और प्राचीन भारत का जो टाटा नगर है वो रेड टोंक को कहा जाता है ना। ठीक। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? कौन सा सिक्का चलाया था? एलची सिक्का। तो एलची सिक्का आपको सबको पता है कि अकबर ने जारी किया था। कहां से? मेवाड़ से। यानी चित्तौड़ को जो विजय किया था ना 1568 के बाद में, तो 1568 के बाद में यहां से कौन सा सिक्का जारी किया था? एलची नामक सिक्का चलाया गया था ना। राजस्थान शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। देखिएगा, इस राजस्थान जो भूभाग है, ये पहले तो राजस्थान नाम नहीं था। 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान तो जो वर्तमान स्वरूप है, ये 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ, उसके बाद में जो राजस्थान बना है इसको राजस्थान। लेकिन इस प्रदेश में पहले क्या थे कि राजपूत जो थे, राजपूत शासकों की अधिकता थी, और राजपूतों के कारण इस शासक का नाम, यहाँ का क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? राजपूताना। तो 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में एक विद्वान आए थे, जॉर्ज थॉमस, अंग्रेज थे। जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस जो भूभाग था, इस भूभाग का नाम क्या लिया गया था? राजपूताना लिया गया था। क्या नाम? राजपूताना। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने प्रयोग किया, या राजपूताना शब्द किसने कहा, या राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना शब्द किसने दिया? तो ये किसने दिया था? जॉर्ज थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 18 ईस्वी में दिया था ना। और राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। और इनकी एक पुस्तक भी है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, है ना, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है? यानी प्राचीन नाम और उन्हें वर्तमान में जो जिला है वो किस नाम से? तो सीवी जनपद, अभी हमने बात कर ली की थी, मेवाड़ जो था वो सीवी जनपद के अंतर्गत आता था, इसलिए मेवाड़ का एक उपनाम भी है सीवी जनपद, है ना। तो सीवी जनपद के अंदर मेवाड़ आता था, और सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका थी। इस मध्यमिका को नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नगरी वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़ में। तो ये तो सही है। दूसरा, जांगल प्रदेश जो है, जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है, ये भी सही है। अब जो अबुर्द है ये सिरोही को। लेकिन जो सपादलक से ये गलत है, सपादलक सिक्कर झुंझुनू को नहीं, ये तो जो सांबर था, इस सपादलक था, दूसरा नाम क्या होता है? सांबर बोलूं या साकमरी बोल दूं। और ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो था उसमें ये सपादलक्स नाम दिया गया था ना, उस क्षेत्र को सपादलक्स के नाम से जानते थे।
और जो चौहान थे, इन चौहानों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था, सांबर ही था ना। और सांबर में ही जो आपके वासुदेव चौहान आते हैं, इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, क्या कहाँ की, इस चौहान वंश की। और 551 ईस्वी के आसपास में सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। बिजोलिया अभिलेख 1170 का है ना। बिजोलिया अभिलेख का काल है, देखो आई गया प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख का काल है 1170 ईस्वी में। ये जो बिजोलिया अभिलेख है, बिजोलिया कहां पर है वर्तमान में, भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। और ये बिजोलिया अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाया था, वो उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था सोमेश्वर चौहान के द्वारा, सोमेश्वर चौहान। और ये सोमेश्वर चौहान वही चौहान है जो पृथ्वीराज तृतीय के क्या है, पिता। और इस बिजोलिया अभिलेख की जो बात करें लेखक कौन है, तो इसके लेखक है गुणभद्र। कौन है लेखक की बात करें तो लेखक हो जाएगा इनका कौन, गुणभद्र। क्वेश्चन आता है भाई। और इसकी भाषा जो है, ये भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा जो है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। बिजोलिया शिलालेख की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, संस्कृत है। इस बिजोलिया शिलालेख में ही ये जानकारी दी गई है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास में जयपुर क्षेत्र के आसपास में क्या किया था, सांबर झील का निर्माण किया गया था। और वासुदेव चौहान ने चौहानों की संस्था का जो क्या था, ये संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसी जो बिजोलिया शिलालेख है, इसमें बताया गया है कि विग्रहराज जो चतुर्थ था, इस विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के जो तोमर वंशीय शासक तंवरपाल थे, इनको पराजित करके दिल्ली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये जानकारी हमें किसमें मिलती है, बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। इसी बिजोलिया अभिलेख में जानकारी मिलती है हमें सांबर व अजमेर के जो चौहान शासक थे, उन शासकों की वंशावली मिलती है, सिवाय पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, उनका जन्म होता है 1166 में और ये राजा बनते हैं 1177 में। और ये शिलालेख कब का है, 1170 ईस्वी का है, जो सोमेश्वर चौहान क्या करते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं। तो 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा बनते हैं। इन कारण से इनकी जानकारी बिजोलिया अभिलेख में नहीं मिलती है। तो सांबर और अजमेर के जो चौहान है, सभी चौहान शासकों की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलती है, सिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर, है ना। चलो ठीक है। 1227 ईस्वी में देखो, 1227 ईस्वी में एक युद्ध होता है, भूथाला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, भूथाला का युद्ध, भूथाला का युद्ध। और ये भूथाला का जो युद्ध है, ये युद्ध होता है किन किन के बीच में है, तो एक तो मेवाड़ के जेतर सिंह है और एक दिल्ली सल्तनत के उस समय बादशाह हुआ करते थे इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और हुआ ये कि इस युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को क्या किया था, बुरी तरह से पीट दिया, जिस कारण से इस इल्तुतमिश को चप्पलें हाथ में लेकर क्या करना पड़ा, यहां से भागना पड़ा था। तो बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो था इल्तुतमिश, उसको जो हमारा मेवाड़ रियासत का राजा है जेतर सिंह, वो पीट रहा है। तो कितनी शर्म की बात है दिल्ली वालों के लिए, है ना। तो हमारे दिल्ली वाले बहुत खतरनाक हुआ करते थे शासक, राजस्थान वाले। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक की मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था, हम बात कर ले संस्थापक की, तो संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र था, हरिश्चंद्र। और इस हरिश्चंद्र का जो दूसरा नाम मिलता है हमें, वो रोहिल्दी मिलता है। और ये रोहिल्दी जो नाम मिलता है वो गठियाला अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में, गठियाला अभिलेख में। इसी हम बात कर लें कि इस गुर्जर प्रतिहार शासक जो वंश था, इस गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था या वंश था, इस गुर्जर प्रतिहार वंश में जो शासकों की जो वंशावली मिलती है, वो वंशावली का जो संस्थापक है वो रजिल को माना जाता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक या शक्तिशाली जो राजा था पहला, वो वत्सराज को कहा जाता है। क्योंकि इस वत्सराज ने क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी वो हमने पहले ही बात कर ली कि तीन राजवंशों के मध्य हुई। एक तो उत्तर भारत का गुर्जर प्रतिहार था, एक बंगाल का पाल वंश था और एक दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट राजवंश था। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कन्नौज को जीतने के लिए किसका, ये त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, यशपाल था। कौन था, यशपाल। और जो राज्यपाल और त्रिलोचन पाल, इनमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो रखनी है कि इनके समय गजनवी, जो मोहम्मद गजनवी था, गजनवी का आक्रमण हुआ था। गजनवी का आक्रमण हुआ। और ये गजनवी का जब आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए थे, भाग गए थे डर के, है ना।
ठीक है। हमीरदेव चौहान की प्रथम विजय कौन सी थी? हमीरदेव चौहान जो थे वो रणथंबोर के थे राजा। कहां के राजा थे? रणथंबोर के, ठीक है ना। और बहुत शक्तिशाली राजा थे। इनकी जो प्रथम विजय थी वो थी भीमरस विजय। कौन सी विजय थी? भीमरस विजय। यहाँ के राजा अर्जुन हुआ करते थे, इस अर्जुन को इन्होंने पीट दिया और पीटने के बाद में भीमरस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, यानी खुद का इन्होंने अपनी विजय स्थापित की थी यहाँ पर। चित्तौड़ जो विजय है, ये चित्तौड़ विजय भी की थी, आबू भी की थी, धारा भी की थी, लेकिन सबसे जो प्रथम विजय है वो कौन सी है? भीमरस विजय है। इस हमीरदेव चौहान पर अटैक किया था किसने? एके ने। और एके ने इन पे अटैक कब किया था भाई? 1301 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1301 पर एके ने रणथंबोर पर अटैक किया था, जिसके कारण हमीरदेव को क्या करना पड़ा था? साका करना पड़ा था। और इनकी पत्नी थी जो जैतल देवी, रंगा देवी, इनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी। और रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था? जौहर हुआ था, जो राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है ना। प्रथम जौहर कहां पर हुआ था? रणथंबोर में हुआ था। शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बात कब की है? 1301 की। नेतृत्व जौहर किसके नेतृत्व में किया गया था? इनकी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में। और शाखा जो हुआ था, शाखा का मतलब होता है कि पुरुष जो होते हैं वो तो केसरिया करते हैं, और जो महिलाएं होती है वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। यानी जौहर का मतलब महिलाएं अपने आप को विदेशी जो आक्रांता होते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित पाने के लिए अगर अपने आप को आग में झोंक देती है, यानी आग में कूद जाती है, आग में स्नान कर लेती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। जब जौहर और केसरिया दोनों एक साथ में जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं ना। तो राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। कौन सा? रणथंबोर वाले को। दत्तानी का युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? दत्तानी का युद्ध 1425 में सहसमल व अकबर, 1582 में अकबर व प्रताप के मध्य, 1583 में सुल्तान देवड़ा व जगमाल के मध्य, 1568 में अकबर व उदय सिंह। तो इस दत्तानी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1583 में जगमाल देवड़ा और सुल्तान देवड़ा के मध्य हुआ था। ये जो जगमाल था, ये जगमाल अकबर का सेनापति था, यानी अकबर की ओर से लड़ रहा था। किसकी ओर से लड़ रहा था? अकबर की ओर से। ये जगमाल जो था ये महाराणा प्रताप का भाई था। किसका भाई? प्रताप का भाई था। प्रताप से यहाँ पर किस शरण लेने के लिए आ गए थे? ये मेवाड़ को छोड़कर अकबर की शरण में आ गए थे ना। तो ये दत्तानी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? 1583 में हुआ था, सुल्तान देवड़ा व जगमाल के मध्य। और 1425 के अंदर सहसमल जो था, इस सहसमल ने सिरोही को बसाया था, सिरोही शहर बसाया। इन्होंने सिरोही शहर बसाया और फिर सिरोही को क्या किया था? राजधानी भी बनाया था। 1582 में अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसे युद्ध बोलते हैं दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध बोला जाता है? दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। और इस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना थी, सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यानी प्रताप का सेनापति कौन था? अमर सिंह था उनका पुत्र। और अमर सिंह ने जो भाला फेंका था, और भाला फेंककर जो अकबर का सेनापति था उसकी हत्या कर दी थी। तभी तो कहा जाता है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, जहां भाग फेंक जहां तक भाला जाए। किसके बारे में कहा था? अमर सिंह ने। क्योंकि अमर सिंह ने इस युद्ध में भाला फेंका था, 80 किलो का भाला रखता था, और इतनी जोर से भाला फेंका था कि भाला इस अकबर के सेनापति को चीरता हुआ पूरा का पूरा माटी में धस गया था ना। तभी तो कहा जाता है ये चीजें। और 1568 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया ही था। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया? नौकरशाही व्यवस्था जो चलाने वाला मेवाड़ का शासक था वो सर्वप्रथम कौन था? तो वो था अल्लट। अल्लट के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? नौकरशाही। इसको बोलते हैं आलू अल्लट भी, आलू राव भी बोला जाता है। आलू राव ये उपाधि थी इनकी, ठीक है। बप्पा रावल, तेज सिंह, रतन सिंह। इस तेज सिंह के टाइम पे एक ही चीज याद रखना कि जो मेवाड़ चित्रकला थी, इस मेवाड़ चित्रकला में एक चित्र जो बनाया गया था, स्वर्ण प्रति मेवाड़ चित्र सूर्णी प्रतिक्रमण जो था चित्र था, ये चित्र उत्कीर्ण किया गया था। और इसका जो चित्रकार था वो कमलचंद था। कौन था? कमलचंद। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो क्या था? इस चित्रित का नाम था। प्रथम चित्रित ग्रंथ था कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये बात कब की? ये 1260 ईस्वी में क्या किया गया? ग्रंथ जो आता है चित्रित किया गया था 1260 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसके चित्रकार कौन थे? कमलचंद थे ना। रतन सिंह के टाइम पर 1303 ईस्वी में क्या होता है? शाखा होता है। क्या होता है? शाखा। क्योंकि यहाँ पर भी एके के द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें रतन सिंह व इनके सेनापति दो थे, गोरा व बादल।
के द्वारा केसरिया किया जाता है, और इनकी पत्नी जो थी पद्मिनी, इस पद्मिनी के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है, जिसकी जानकारी हमें पद्मावत ग्रंथ में मिलती है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखा था, लगभग इस घटना के 237 वर्षों बाद में। और उस समय दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली सल्तनत का जो शासक, दिल्ली का जो शासक था, वो बादशाह था, वो कौन था? शेरशाह सूरी था, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? आपसे पूछा है मारवाड़ का, देखो यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मारवाड़ के शासक की बात की गई है, तो मारवाड़ का शासक उस समय कौन था? राव गांगा था। जबकि राव गांगा ने भेजा किसे था? तो राव गांगा ने मालदेव को भेजा था। अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक सहायता, कितनी हजार? 4000 सैनिक सहायता देकर इसे भेजा था। किसकी सेवा के लिए? किसकी सुरक्षा के लिए? तो सांगा का सहयोग करने के लिए किसको भेजा था? मालदेव को। कितनी हजार सैनिक सहायता? 4000 सैनिक सहायता दी थी। किसने? मारवाड़ रियासत है। और उस समय मारवाड़ का राजा कौन था? राव गांगा था। इस मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। इस मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। और इसी मालदेव ने अपने पिता जो गांगा था, इस गांगा की हत्या भी की थी, क्योंकि इन्हें इसलिए तो इस मालदेव को जो राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश का पितरहंता शासक भी कहा जाता है ना। चंद्रसेन को कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, मेवाड़ का जो है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये किसके लिए है? चंद्रसेन को। जोधा जो है, जोधा ने जोधपुर बसाया था कब? 1459 में। 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जोधा ने की थी, है ना। किसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है? किसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है? तो मुणोत नैन सिंह को कहा जाता है। और मुणोत नैन सिंह को कहा किसने? जो ये मुंशी देवी प्रसाद है ना, इस मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने, इस मुंशी देवी प्रसाद ने जो मुणोत नैन सिंह, इस मुणोत नैन सिंह को क्या कहा है? मारवाड़ का अबुल फजल कहा है। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? मुणोत नैन सिंह को कहा है। और किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। इस मोणोत नैनसिरा एक ग्रंथ है, क्या नाम है ग्रंथ का? नैनसिरी ख्यात। और मारवाड़ परगनेरी विगत ग्रंथ भी है ना। बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। देखो बीकानेर राज्य की जो स्थापना थी, बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 में की गई थी, अक्षय तृतीय को, है ना, 1465 में। लेकिन बीकानेर शहर की स्थापना पूछे ना आपसे, बीकानेर शहर आपसे पूछे, बीकानेर शहर की स्थापना, बीकानेर राज्य की स्थापना की बात करें, राज्य की जो स्थापना है ये तो हुई थी 1465 में, लेकिन बीकानेर शहर जो बसाया था वो बसाया था राव बीका के द्वारा। कब बसाया गया था? 1468 में बसाया गया था, है ना, अक्षय तृतीया के दिन, है ना, आखा तीज के दिन। और 1465 में राव बीका के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी, है ना, क्योंकि राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी राव बीका के द्वारा बीकानेर में। बंगाल के शासक केदार को पराजित करके शीला देवी की मूर्ति लाने वाला आमेर का शासक कौन था? तो आमेर का शासक कौन था इस समय? मानसिंह था। भाई मानसिंह ही लेके आया था शीला देवी की मूर्ति, तो है ना। 2.5 शाकों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो 2.5 शाखे हमारे राजस्थान में जो जैसलमेर दुर्ग है, इस जैसलमेर में कितने शाखे हैं? 2.5 शाखे। और ये 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। चित्तौड़ में बात करें तो चित्तौड़ में 3 हुआ है। सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण किसका हुआ था? एक का आक्रमण हुआ था 1303 में। उसके बाद में 1434-35 में बहादुर शाह का आक्रमण होता गुजरात के। उस समय शासक कौन थे? कौन थे शासक? और शासक की जो संरक्षिका थी वो माता कर्पूरी देवी थी। और कर्पूरी देवी ने सबसे जो पहले आया था 34 में, तो रणथंभौर की जागीर दे दी थी इन्होंने। रणथंभौर की जागीर देने के बाद में ये लौट गए, लेकिन फिर से इन्होंने 1435 में अटैक किया। अटैक करने के कारण ये कर्मावती थी संरक्षिका। इस कर्मावती ने क्या किया था? हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने भी इसकी सहायता नहीं की। और सहायता नहीं करने के कारण यहाँ का जो सेनापति था बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ का जो बाघ सिंह था, इस बाघ सिंह के द्वारा यहाँ पर शाखा किया जाता है। और रानी कर्मावती के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? केसरिया जौहर किया जाता है। ठीक है ना। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफार खान को। अब्दुल गफार खान को किस नाम से? सीमांत गांधी से नाम से। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है राजस्थान का गांधी। किसे? गोकुल भाई भट्ट को। भोगीलाल पांडे को कहा जाता है वागड़ का गांधी। किसका गांधी? वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांडे। ठीक है ना। वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांडे। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी।
चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी, क्योंकि इनकी जो गतिविधियों का जो केंद्र था वो मुख्य रूप से कौन सा था, चिड़ावा। और अब्दुल गफार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना था। तो गांधी गांधी की बात हो गई है ना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी छावनी, यानी कहा कौन सी छावनी का ये जो नारा था, तो ये एरिनपुरा छावनी का क्या था, ये नारा था ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे इसलिए कहा जाता है, ये जो अमरचंद बांटिया है ये मुख्य रूप से तो संबंधित कहां से है, बीकानेर से संबंधित है, लेकिन ये ग्वालियर के अंदर रहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इस 1857 की क्रांति के अंदर रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे का सहयोग किया था, उन्हें कुछ धन भी दिया था, जिस कारण से अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें राजस्थान जो है राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे तो सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, और यहाँ पर राजस्थान में अमरचंद बाटिया को फांसी दी गई थी, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। नींबूचना हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ, तो नींबूचना हत्याकांड जो हुआ था यह आपका अलवर में होता है, और 14 मई 1925 को होता है। नींबूचना हत्याकांड कहां पर होता है, अलवर में होता है, 14 मई 1925 को। 13 जुलाई 1923 को बूंदी में एक हत्याकांड होता है जिसका नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा नाम है, गोविंदपुरा हत्याकांड। और इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, दो किसानों की क्या होती है, इसमें मृत्यु हो जाती है, यानी शहीद हो जाते हैं। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी में जो हुआ था, ये बूंदी में कौन सा हुआ था, डाबी हत्याकांड हुआ था भाई। बूंदी में कौन सा हत्याकांड हुआ है, डाबी हत्याकांड हुआ है। बूंदी में जो हत्याकांड हुआ है वो कौन सा है, डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड। 25 अप्रैल 1935 को सीकर में एक हत्याकांड होता है जिसका नाम है कुद्दन हत्याकांड। कौन सा नाम है, कुद्दन हत्याकांड, कुद्दन हत्याकांड, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हमने मोस्ट सभी की बात कर ली है। तो नींबूचना हत्याकांड कहां पर हुआ था, 14 मई 1925 को अलवर में हुआ है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो 1936 में मघाराम वैद्य के द्वारा, तो किसकी की गई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी, बीकानेर प्रजामंडल की। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, किसकी स्थापना, मेवाड़ की। 1938 में हुई है। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किसकी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है ना। और 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा जो मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल या मैं कहूं जोधपुर प्रजामंडल, तो इस जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में हुई है। और 1939 में नैनूराम शर्मा के द्वारा कोटा की भी की गई थी। और ये नैनूराम शर्मा, ध्यान रखना कि हाड़ौती क्षेत्र में जो जनजागृति फैलाने वाला जो व्यक्ति था मुख्य रूप से, वो कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा ही है ना। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे। पूर्व राजस्थान, जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। तो जो दूसरा चरण था, इस दूसरा चरण का जो नाम था वो पूर्व राजस्थान। और ये हुआ कब था, देखो पहला हुआ था 18 मार्च 1948 को, दूसरा हुआ था 25 मार्च 1948 को। ये दूसरा चरण जो हुआ था ये 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसके अंदर जो राजप्रमुख बनाया गया था, वो राजप्रमुख किसे बनाया गया था, उदय भान सिंह को बनाया गया था। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री बनाया गया था वो दूसरे की बात करेंगे। अच्छा, ये दूसरा जो हुआ था, ये दूसरा 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। किसको, गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। इसमें जो राजधानी बनाई गई थी वो कोटा को बनाई गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये गोकुल लाल असावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहला चरण होता है, इस पहला चरण का जो प्रधानमंत्री बनता है वो क्या था, कौन था, शोभाराम कुमावत बनते हैं ना। और ये तीसरे चरण में फिर माणिक्यलाल वर्मा बन जाते हैं मेवाड़ के। और फिर चौथे चरण में हिलालाल शास्त्री बन जाते हैं। चौथा चरण में जब 4 रियासतें बड़ी बड़ी मिली थी चौथे चरण में, वरीयत राजस्थान जिसका नाम है, उसमें एक तो जयपुर मिल गई, एक जैसलमेर मिल गई, एक आपकी जोधपुर यानी मारवाड़ मिल गई, और एक आपकी बीकानेर रियासत मिली थी, जिससे मिलकर कौन सा बना, वरीयत राजस्थान। और इस एकीकरण जो हुआ था, ये एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 7। ये 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला था।
1 नवंबर 1956 तक। इसमें हुआ क्या था कि इसमें 19 तो रियासतें थी आपकी। कितने रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्या बनाया गया था? जो वर्तमान राजस्थान है ये राजस्थान बना था, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम आगे देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, तो आप इनकी जो आसपास की जो चीजें हैं उनको भी थोड़ा तैयार कर लीजिएगा और आपका पेपर अच्छा होगा। धन्यवाद। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।